नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हर दिन एक अनोखा चीज़ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए आमने सामने थी, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन और एनडीए को चुनौती देने के लिए थर्ड फ्रंट सामने आ गया है। थर्ड फ्रंट की अगुवाई जो है वो बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। आज एक प्रेस वार्ता यशवंत सिन्हा ने किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरने का काम किया। वहीं नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने बोला कि ये बस बिहार की जनता को ठगने का काम किए हैं, बिहार में ये पूरी तरह से फेल्यूर हैं। वहीं आपको बता दें कि उनका ये भी कहना था कि हम सीधे तौर पे एक नया बिहार बनाने जा रहे हैं, हमें बिहार की जनता ने चुना है, इसलिए हम थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा। साथ आएंगे और महागठबंधन के कुछ नेता नाराज हैं, जीतन राम मांझी उदाहरण के तौर पर, उनसे कोई संपर्क हो सका है? अब किससे किससे संपर्क हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं इन लोगों से संपर्क हुआ और ये मजबूती के साथ हैं, इसलिए यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। मैंने इसके अलावा कहा कि और बहुत लोग संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा आज के दिन उनका नाम बताने में। मैं उन्हीं लोगों का जिक्र आज के दिन करना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भविष्य में देखिए बहुत खेल होगा और आप भी उसके चश्मदीद गवाह होंगे। महागठबंधन के साथ कोई तालमेल हो सकता है आप लोगों का तीसरा मोर्चा का? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने 15 साल में बिहार का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। मैं आप ही के अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी में देखता रहा कि हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी घोषणाएं की। आज भी अखबार भरे पड़े हैं उनकी घोषणाओं के। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगले 5 साल में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये चलती चलंती की वेला है, और चलती चलंती की वेला में कोई भी घोषणा करना मुझे लगता है कि बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में व्यवस्था क्या है? भारत के संविधान में व्यवस्था है कि हम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, और जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं वे अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है संवैधानिक कि 5 साल के भीतर उस घोषणा पत्र को लागू करें। अगर वो 5 साल के भीतर घोषणा पत्र लागू नहीं करें, 15 साल तक नहीं लागू किए, तो आगे घोषणा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सर, पार्टी का नाम अभी तैयार किया गया है कि नहीं, जब तैयार होगा तो आपको बता देंगे। यशवंत जी, आप खुद क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारा एक सिद्धांत रहा है जीवन में कि जब हम, अंग्रेजी में कहावत है ना कि जब हम पुल पर पहुंचते हैं तब तय करते हैं कि पुल को कैसे पार करना है। अब जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव के बारे में भी मैं एक शब्द आपको कह दूं। कल कुछ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उसमें विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए, जैसा हमने आज अखबारों में देखा। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं उस सबको नज़रअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें LED स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है कि हमने 500 लोगों को, 5000 लोगों को संबोधित किया वर्चुअल कैंपेनिंग में और दावा किया कि हमने 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वेरिफिकेशन कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है।
तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, अगर चुनाव आयोग इसको लागू करती है और जैसे परंपरागत ढंग से कैंपेनिंग होता रहा है वो अलाउड नहीं होगा आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो धनवान पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा और जो गरीब लोग हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो कैंपेन नहीं करेंगे। और इसीलिए आयोग जो इस तरह की बात कर रहा है और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि क्या होगा वो वर्चुअल वोटिंग, डिजिटल वोटिंग होगी, वर्चुअल कैंपेन होगा। जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमने कहा कि लाइन ही नहीं है तो ऑनलाइन कैसे होगा। गांव देहात में जो दुकान है वहाँ पर बिजली रहती ही नहीं है और हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोई भी हम अगर योजना बनाते हैं तो उसके बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वर्चुअल कैंपेनिंग नहीं चलेगा, परंपरागत ढंग से ही कैंपेनिंग हो सकती है। बहुत लोगों का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना अपने पीक पर होगा। बिहार में तो टेस्टिंग हो नहीं रही है, इसलिए मामला 6-7 हज़ार के बीच में अभी तक है। अगर टेस्टिंग हो तो कितने संक्रमित हैं इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाए और उसी में हम चुनाव भी कराना चाहते हैं। देवेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं। 21 जिले नॉर्थ बिहार के बाढ़ की चपेट में आना शुरू हो गए हैं और यही हमको बता रहे थे कि इस समय नाव चलाना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भोजन सामग्री चूड़ा गुड़ गिराना, रिलीफ का काम करना, तटबंध टूटते रहे, लोग गांव छोड़कर भागते रहे, यही व्यवस्था चलेगी अक्टूबर तक। और हम वर्चुअल कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यथार्थ से परे है और इसको अगर लागू किया जाता है तो हम सब इसका विरोध करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।